हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि लास्ट लेक्चर आप लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया होगा और उसका नोट्स भी बना लिया होगा। आज जो हम लोग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन। तो देखो, तीन थ्योरीज हैं जिसमें से पहली थ्योरी ये है। जियोमॉर्फोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ते हैं: कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो उसमें सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसको समझने के लिए देख, एक व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज किया था। तो जरा हम देखते हैं सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थ के ऊपर कैसा है वो हम जरा समझते हैं। तो अर्थ जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ कितनी पुरानी है, तो लगभग 4.6 बिलियन ईयर पुरानी है। और अगर 4.6 टू 3.5 का समय देखा जाए तो इसको कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन इयॉन, जहां पर लाइफ इवॉल्व नहीं हुई थी, लाइफ नहीं पाई जाती थी। इसके बाद जो फर्स्ट लाइफ जो हमें दिखाई पड़ती है वो आर्कियन इरा में दिखाई पड़ती है ना। और हेडियन इरा में पहली बार फिश जो है ये इवॉल्व हुई थी। ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लिएगा, इवॉल्व हुई थी। तो आपको यही याद रखना है कि प्री कैम्ब्रियन इरा के समय में कैसा था, आर्कियन इरा में क्या हुआ, हेडियन में क्या हुआ। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका पैलियोजिक इरा था, पैलियोजोइक, वहां पे कोल्स हमें दिखाई पड़ते हैं, कोल्स बनना स्टार्ट हुए। कार्बोनी फेरस पीरियड इसको कहा जाता है। कारण क्या है कि बहुत बड़े बड़े जंगल का जो एरिया था वो धंस गया और धंसने के बाद वो बहुत समय, लंबे समय में टेम्परेचर और प्रेशर चेंजेस की वजह से वो धीरे धीरे कोल में परिवर्तित हो चुका है अभी। इसके बाद मिसोजोइक इरा, इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर पीरियड्स में देखें तो ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ये तीन पीरियड्स हैं जहां पर यहाँ पे डायनासोर इवॉल्व होना शुरू हुए। यहाँ पे बहुत ज्यादा फले फूले और यहाँ पे जाके एक्सटिंक्ट हो गए। तो बड़े बड़े रेप्टाइल्स पाए जाते थे। वो किस इरा में पूछा जाए तो मिसोजोइक इरा में। इसके बाद जो टर्सरी जो पीरियड था वहां पे बर्ड्स और मेमल्स ये वहां पे इवॉल्व हुए। और सबसे लास्ट में क्वाटरनरी जो फेज हुआ वहां पे होमोसेपियंस यानी जो मौजूदा समय का ह्यूमन है वो इवॉल्व होता है। तो ये जितने पॉइंट मैंने बताए इतने पॉइंट याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने से कितने ईयर पहले की बातें हैं ये, ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन वहां से नहीं पूछे जाते, जितना मैंने बताया वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते, ठीक। हाँ, और एक बात और, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो आपको मैं और से अच्छी जो वीडियोस हैं वो आपको मैं देता रहूंगा। तो देखो, जब अर्थ की जो बिल्कुल इनिशियल फेज था, जब प्री कैम्ब्रियन इरा चल रहा था, जब यानी अर्थ अभी जस्ट बनी ही थी, यानी 4.6 बिलियन साल पहले की बात है, तब वहां पर एक ही बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, बहुत बड़ा लैंड मास। और इसको कहा जाता था रोडिनिया। क्या नाम दिया गया? रोडिनिया। आगे चलकर कालांतर में ये रोडिनिया लगभग 750 मिलियन ईयर एगो ये ब्रेक हो जाता है। जिस कौन सा इरा? पैलियोजोइक इरा में ये ब्रेक होगा। ब्रेक होके इसके कई सारे अलग अलग भाग बन जाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये भाग अलग अलग वो सारे के सारे फिर नजदीक आएंगे और फिर से एक बड़े लैंडमास में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि इस तरीके से दिखाई पड़ता था और इसको नाम दिया गया पेंजिया। तो अल्फ्रेड वेगनर ने यही कहा था कि एक बहुत बड़ा लैंडमास था और जिसका नाम था पेंजिया। 200 मिलियन ईयर एगो ये जो पेंजिया नाम का जो पूरा का पूरा बड़ा लैंडमास था ये दो भागों में टूट गया। एक कौन सा? लॉरेशिया, जिसको अंगारा लैंड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड भी कहा जाता है, लैंड। और नीचे वाला भाग था, इसको कहा जाता है गोंडवाना। यहाँ पे देखो, जब आपकी इसके पहले जब पेंजिया था तो उस समय जो सागर पाया जाता था उसको पैंथलाजा नाम दिया गया था। यहाँ पे जो सागर है इसको पैंथलाजा कहा जाता है। अब यहाँ पे जो सागर पाया जा रहा है इस इरा में, वहां पर तेथीज सी कहा जाता है। लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में जो सागर है उसका नाम क्या है? तेथीज सी। तो आज का जो हमारा भारत देश है वहां पे पहले कभी तेथीज सी हुआ करता था, ठीक है। ये जो गोंडवाना है, गोंडवाना भी ब्रेक हुआ कब? 165 मिलियन साल पहले। अब ये ब्रेक होने के बाद देखो कौन कौन से भाग में है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि ये भाग गोंडवाना का है या नहीं है। तो आप कुछ देख लो गोंडवाना कौन कौन से भाग हैं। साउथ अमेरिका हाँ है, अफ्रीका है, अरबिया है, इंडिया प्यारा भारत देश महान, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे गोंडवाना के पार्ट हैं। तो इनका मूवमेंट हुआ ना अलग अलग डायरेक्शन में। क्या कहा अल्फ्रेड वेगनर ने कि इनका अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ। तो ये किधर गया, इस डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया। अफ्रीका जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया। आपका इंडिया ये देखो ये नॉर्थ और इधर क्या है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव। ऑस्ट्रेलिया ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, अंटार्कटिका जो है ये साउथ डायरेक्शन में मूव करता है। तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर मूव पूछा जाए कि गोंडवाना के ब्रेक होने के बाद किस डायरेक्शन में मूव हुए, तो आप इसको बता ले जाएंगे। अब इंडिया का मूवमेंट देखें तो ये देखो आप यहाँ पे धीरे 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 इस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हुए यहाँ पे यूरेशिया से जो प्लेट था उससे आकर टकराया और उसकी वजह से यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसको हम आगे चलकर डिटेल में देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि तीन इंपॉर्टेंट थ्योरी जो जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान में हम पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है। और उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये भी देखेंगे और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं पहले नंबर पे ये आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये जो साइंटिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं इनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था। और इनके जो अब जो देखो ये उन्होंने क्या कहा कि जो बड़ा लैंड मास था पेंजिया वो टूटकर अलग अलग भागों में बट गया और फिर दूर दूर हटते चले जा रहे हैं। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं, दूर दूर हट रहे हैं। अब इसको जो है प्रूफ करने के लिए इन्होंने देखो वैसे तो कई सारे ऑब्जर्वेशन दिए, लेकिन उसमें 4 ऑब्जर्वेशन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों ऑब्जर्वेशन क्या है जरा हम देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, अगर ये जो कोस्टल एरिया है कॉन्टिनेंट्स के कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया को ध्यान से देखें तो अगर इनको जोड़ा जाए आपस में तो ये एक बहुत ही अच्छे परफेक्ट तरीके से ये जुड़ जाते हैं। तो इनका एक अल्फ्रेड वेगनर का कहना था कि ये जो है निश्चित रूप से कभी ना कभी एक बड़े लैंड मास का पार्ट थे, इसी वजह से इतना परफेक्टली ये जुड़ते हैं। तो कई सारे साइंटिस्ट ने कहा ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि जो ये एक ही तरह जुड़ जाते हो, अलग अलग तरीके से इसको जोड़ने का प्रयास करें तो हो सकता है ये जुड़ जाए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया कि दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे कनाडा वाला एरिया, लॉरेशिया वाला एरिया, इसके बाद ये ग्रीनलैंड एरिया, यहाँ पे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है और यहाँ पे जोलन माउंटेन है ना। तो इनके जो रॉक्स हैं, इनके बीच में काफी सिमिलैरिटीज देखी गई। अब इन रॉक्स में तो ये कौन सा है ये ऑब्जर्वेशन, ये आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन है। अब सिमिलरिटी किसमें, इनके एज में। एज इनका लगभग बराबर, इनका कंपोजिशन जो रॉक्स है उनका कंपोजिशन भी लगभग एक जैसा था। तो इन्होंने कहा कि देखो ऐसा तो नहीं होगा कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में एक ही एज के समय में जो है ये जो है रॉक्स बाहर आए हों, बल्कि ये कभी एक ही बड़े भाग का हिस्सा था और यहाँ पे रॉक्स जो है एक साथ आए और फिर ये हिस्सा टूट टूट कर अलग हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, दूर दूर होता चला गया। ये इनका दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन देते हैं, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये फॉसिल के आधार पर देते हैं। इनका ये कहना था कि कई सारे फॉसिल्स पाए जाते हैं जो कि जैसे कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इनमें कॉमन, जैसे ये एक है ना, ये आपके अफ्रीका, इंडिया और अंटार्कटिका में पाया जाता है। तो इन्होंने कहा कि ये देखो ये एनिमल, एक तो कई सारे एनिमल इनमें से है जो बहुत छोटे छोटे हैं, तो इनके लिए संभव नहीं है कि ये एक जगह से तैर के एक बड़े महासागर को पार करके दूसरे कॉन्टिनेंट में चले जाएं। तो इसका मतलब ये पहले कोई एक ऐसा कॉन्टिनेंट रहा होगा जो बिल्कुल एक बड़ा होगा और एक साथ ये रहे होंगे और इस पे ये लोग ट्रेवल करते रहे होंगे। बाद में ये टूट टूट कर अलग हो गए तो ये इनके फॉसिल्स भी दूर दूर बिखर गए। तो इन्होंने कहा फॉसिल एविडेंस, कई सारे फॉसिल एविडेंस इन्होंने दिए जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे पाए जाते हैं। अब जैसे ये पत्ती है ना, अब पत्ती अलग अलग कई सारे कॉन्टिनेंट्स पे मिले, तो इसका मतलब ये था कि पहले ये एक भाग जुड़ा था। ऐसा तो नहीं कि पत्ती तैर तैर के हर कॉन्टिनेंट में पहुंच गई और वहां पे उसके फॉसिल्स पाए जाएंगे। ऐसा किसने कहा, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा। ठीक है,
अब अल्फ्रेड वेगनर का जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन था, फोर्थ ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इन्होंने ये कहा कि जो ग्लेशियल एविडेंस, इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एविडेंस। तो ग्लेशियल एविडेंस कैसे इन्होंने बताया, तो ग्लेशियर जो होता है वो उसका डिपोजिशन का एक पैटर्न होता है। अलग अलग जो इरा जो होता है उसमें अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो भाग है आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और यहाँ पे अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे एक ही जैसा पैटर्न दिखाई पड़ता है। ग्लेशियल एविडेंसेस एक ही जैसे दिखाई पड़ता है, यानी कि ये कभी एक ही बड़ा भाग रहा होगा, बाद में टूट टूट कर अलग हो गया है। ये 4 ऑब्जर्वेशन किसने दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने। तो अगर हम इसको एक समराइज करने की कोशिश करें तो क्या बोल सकते हैं कि एक सुपर कॉन्टिनेंट या बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, उस समय जो ओशियन था उसका नाम था पैंथा लाजा। अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट को इन्होंने सियाल कहा, ओशियन को सीमा रॉक्स कहा। अब मिड जो मिसोजोइक इरा था उस समय पेंजिया ब्रेक होकर अलग 2 भागों में बट गया, है ना, लॉरेशिया और गोंडवाना। अब इसके बाद इनके कुछ लिमिटेशंस थे, इनके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस थे। क्या, पहली बात, अल्फ्रेड वेगनर ये नहीं बता पाए कि ड्राइविंग फोर्स क्या है इसके पीछे, कौन सा ऐसा फोर्स है जो कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से दूर दूर हटा रहा है। इन्होंने देने का प्रयास किया, कुछ प्रयास इन्होंने कहा कि सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है, सन और मून का, उनकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये कॉन्टिनेंट दूर दूर हट रहे हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि इतना स्ट्रांग फोर्स नहीं है सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर इतना स्ट्रांग होता तो हम लोग भी उड़ के चले जाते। फिर इन्होंने और भी बताया कि जो आपका टाइडल वेव है उनकी वजह से होता है, तो लेकिन इसकी सारी थ्योरीज को इनकार कर दिया क्योंकि ये इतने ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस नहीं है, ठीक है। और फिर उनका सियाल और सीमा वाला आइडिया वो भी जो है बाद में फेल हो गया। तो इस प्रकार से अल्फ्रेड वेगनर, देखो अगर अल्फ्रेड वेगनर के बारे में ये कहा जाए तो बाद में इनकी थ्योरीज में काफी कमियां पाई गई, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने एक शुरुआत दी कि हाँ, एक बात बताई कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, और जिसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ किया कि इसके पीछे के फोर्सेस क्या है। तो एक इनिशिएटिव लेने का काम अल्फ्रेड वेगनर ने किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के द्वारा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यूपीएससी में पूछे गए थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट, तो इसके सपोर्ट में आपको कुछ एविडेंसेस देने, तो वही जो 4 जो आपको मैंने बताया एविडेंसेस, वही एविडेंसेस दे दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म के विकास में, जीव जंतुओं के विकास में इसमें से क्या इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। तो पहला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्टिनेंट अलग अलग हो जाएंगे तो वहां का जो इवॉल्व होने का पैटर्न है वो बदल जाएगा, तो स्पीसीज अलग अलग वहां पे इवॉल्व होंगी। दूसरा है ग्लेशियल साइकिल, तो कभी आइस एज आ गया, कभी आइस जो है पिघल गई, तो उसकी वजह से अलग अलग प्रकार के जीव जो है इवॉल्व होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। चलिए इसके बाद एक व्यक्ति, अब देखो कोई नहीं बताया पाया कि कॉन्टिनेंट जो है वो दूर दूर क्यों हो रहे हैं, इसको एक्सप्लेन किया किसने, आर्थर होम्स ने किया। आर्थर होम्स ने एक थ्योरी दिया जिसको कहा जाता है कन्वेक्शन करंट थ्योरी। आर्थर होम्स ने यह कहा कि जो मेंटल है यहां पर एक कन्वेक्शन करंट चल रही है, यहां पे क्या पाया जाता है, लावा, और ये जो मैग्मा लावा है ये ऐसे एक गोल गोल कर एक सेल के रूप में पाया जाता है, कन्वेक्शन सेल के रूप में, और इस तरह से मूवमेंट करता है, इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। तो जब ये मूवमेंट इधर कर रहा है तो यहां पर देखो, यहां पर एक फोर्स लगाएगा, है ना, और ये फोर्स है, इसको बोला जाए, नाम दिया जाएगा राइजिंग लिम्ब। ये हो गया राइजिंग लिम्ब, जहां पे ये फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, और इस फोर्स की वजह से ये जो हिस्सा है आपका प्लेट का, दोनों यहाँ पे ब्रेक करेगा और इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। अगर इसके ऊपर यहाँ पे कॉन्टिनेंट है तो इस प्लेट के मूव करने के कारण वो भी इसके साथ साथ मूव कर जाएगा, इधर भी ये भी मूव कर जाएगा, और यहाँ पे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा जिसको रिज कहा जाता है, और नई प्लेट का यहाँ पे निर्माण होता जाएगा।
तो इसी वजह से यहाँ से जैसे जैसे दूर हटते जाएंगे वैसे वैसे प्लेट का एज जो है वो बढ़ता चला जाता है। वो हम आगे देखेंगे कहां पर, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ेंगे तब। तो राइजिंग लिम्ब, यहाँ पे राइजिंग लिम्ब की वजह से यहाँ ब्रेक, और ब्रेक की वजह से यहाँ पे कॉन्टिनेंट दूर दूर हट रहे हैं। अब ये दूर दूर हट रहे हैं, देखो फिर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, फेलिंग लिम्ब यहाँ पे पाया जाएगा, जहां पे ये नीचे की तरफ गिरेगा। तो यहाँ पे प्लेट नीचे धंस जाएंगी, डिसेंडिंग आपका पोजीशन ये कहा जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है नीचे की तरफ प्लेट जाएगी और यहाँ पे लावा में आकर ये पिघल यानी कि डिस्ट्रॉय होती जाएगी। तो और यहाँ पे जो है आपके ट्रेंचेस पाए जाते हैं, ये हम आगे फिर और देखेंगे। तो आर्थर होम्स ने ये बता दिया कि कन्वेक्शन सेल के कारण जो है यहाँ पे कॉन्टिनेंट धीरे 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 दूर दूर हट रहे हैं। तो ये रहा आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके बाद हम लोग आर्थर होम्स की थ्योरी के आधार पर ही क्या पढ़ेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।